हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी क्लास है 38। पार्ट हमारा रहेगा 2। पार्ट 1 में मैंने बुद्धि के बारे में कुछ टॉपिक जो हैं, कुछ हेडिंग्स जो हैं उनको क्लियर किया था। तो आज हम बुद्धि जो है, इंटेलिजेंसी जो है, इसको कंप्लीट करा देंगे इस क्लास के अंदर। तो हमारा टॉपिक क्या है, वही पहले वाला, बुद्धि, इंटेलिजेंसी। और नाउ स्टार्ट करते हैं हम। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हमारी हेडिंग है बुद्धि के अंदर, इंटेलिजेंसी के अंदर, बुद्धि का मापन। ठीक है, ठीक है। तो हमारी हेडिंग है बुद्धि का मापन। जो बुद्धि परीक्षण होता है उसी से हम क्या करते हैं, हम व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण होता है, बुद्धि जो परीक्षण होता है, इसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जान सकते हैं। तो बुद्धि को मापने के लिए मनोवैज्ञानिक ने कई बुद्धिक परीक्षणों का क्या करा, निर्माण करा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हैं, हमारे कौन कौन से हैं। फर्स्ट आता है हमारा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सेकंड आता है गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। थर्ड आता है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। और फोर्थ आता है आपका गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण। तो ये 4 परीक्षण हैं जिससे हम बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया है। इन 4 का किसने, मनोवैज्ञानिक ने किया है, व्यक्ति की बुद्धि के संबंध में जानने के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले फर्स्ट के बारे में बात करेंगे, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आपका जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसमें क्या होता है, इन परीक्षण में क्या होता है कि मौखिक, ठीक है, क्या होता है इनमें कि इन परीक्षण में मौखिक या लिखित, मौखिक या फिर लिखित रूप से आदेश दिए जाते हैं। ठीक है, जो शाब्दिक वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो मौखिक और लिखित रूप से जो आदेश दिए जाते हैं, और व्यक्ति को उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग की आज्ञा होती है, कि व्यक्ति क्या करता है, उत्तर देने के लिए अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है आपका फर्स्ट है आपका इसमें शाब्दिक व्यक्तित्व बुद्धि परीक्षण। ठीक है, सेकंड इसमें इसको बांटा गया है समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, क्लियर हुआ कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है, ये मौखिक और लिखित रूप में क्या किया जाता है, आदेश दिए जाते हैं, और व्यक्ति को उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग की आज्ञा दी जाती है। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आता है शाब्दिक व्यक्तित्व और सेकंड आता है समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, अब इसमें आपका आता है, इसी में शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आपका आता है कि जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रशासन जो है वो अधिक सरल और सुगम होता है। इन परीक्षण का जो अंकलन होता है या अंकन होता है, वो कैसा होता है, वो होता है वस्तुनिष्ठ। ठीक है, कि इनका जो परीक्षा का अंकन होता है वो कैसा होता है, वस्तुनिष्ठ होता है। और इनकी जो वैधता होती है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की जो वैधता होती है और जो विश्वसनीयता होती है, विश्वसनीयता होती है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। अब इसमें क्या होता है कि भाषा के प्रयोग के कारण, इसमें क्या होता है, शाब्दिक का मतलब ये हो गया भाषा का प्रयोग करना। तो भाषा के प्रयोग के कारण जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, इसका क्षेत्र कैसा होता है, तो इसका क्षेत्र होता है आपका सीमित। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे लेकिन आपको नॉलेज में होना चाहिए, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है
कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का क्षेत्र कैसा होता है, तो सीमित होता है। परीक्षण में प्रयुक्त भाषा का लिखना होता है। पढ़ा जाने वाले व्यक्ति में शाब्दिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। बस आपको यही इसमें ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट में बोले कि मौखिक और लिखित रूप में क्या होता है। मौखिक और लिखित रूप में ही इसमें आदेश दिए जाते हैं और व्यक्ति भाषा के रूप में उसको भाषा के रूप में उत्तर देने का उनको प्रयोग, मतलब व्यक्ति को उत्तर देने के लिए भाषा के प्रयोग का क्या किया जाता है, आज्ञा दी जाती है उसको। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड आपका, सेकंड आता है आपका गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसमें ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनमें भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या होता है कि भाषा का प्रयोग आवश्यक नहीं होता। ठीक है, तो किसमें, गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में। तो अब इसमें भाषा का प्रयोग नहीं करते तो फिर किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो इसमें भाषा का प्रयोग ना करके इसमें चित्र के या वस्तु के माध्यम से समस्या प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो शिक्षक होता, जो छात्र होता है, उसको सही चित्र या फिर कोई भी सही वस्तु उसको छाट कर या क्रिया करके ही अपने उत्तर को देना होता है कि ये मेरा उत्तर है। इसमें भाषा का यूज़ नहीं करते, चित्रों के माध्यम से ही, चित्र के माध्यम से क्रिया करके उत्तर देते हैं छात्र। ठीक है, और जो इस प्रकार का जो परीक्षण होता है ये आपका व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इसमें क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। अब क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में क्या होता है कि इसमें परीक्षा सामग्री ठोस वस्तु पर आधारित होती है। जो इसमें एग्ज़ाम होता है या परीक्षा होती है वो किस पर आधारित होती है, वो आपकी परीक्षा सामग्री, ठीक है, ठोस वस्तु पर आधारित होती है। परीक्षक द्वारा संकेत या फिर इशारे में समझाया जाता है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में कि जो परीक्षक होते हैं उनके द्वारा किस में समझाया जाता है, इशारे में समझाया जाता है या फिर संकेत देके समझाया जाता है। और ये जो परीक्षाएं होती हैं वो व्यक्तिगत होती हैं। ये व्यक्तिगत होती हैं क्योंकि जो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण है इसमें क्या होता है आपका ग्रुप परीक्षा में प्रयोग नहीं किया जाता, समूह में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है। 3 प्रसिद्ध क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हैं। क्वेश्चन आ सकता है बुद्धि परीक्षण कौन कौन से होते हैं क्रियात्मक, तो इसमें से फर्स्ट आता है आपका पास अलोंग टेस्ट, सेकंड आता है क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, और थर्ड आता है आपका कॉस ब्लॉक्स डिज़ाइन टेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हैं, ये 3 क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण हैं जिनके नाम मैंने लिखा दिए हैं। कोई सा भी नाम आके पूछ लेंगे कि ये क्रियात्मक परीक्षण है या शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है या फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये 3 आपको टेस्ट लिखाए हैं ये आपके क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट आता है इसके अंदर गैर भाषाई बुद्धि परीक्षण। इसमें आपका क्या होता है कि इस परीक्षण में निर्देश जो हैं वो हाव भाव,
हाव भाव या निर्देशन या चिंता भिन्न द्वारा दिए जाते हैं, या निर्देशन तथा चित्ता भिन्न द्वारा दिए जाते हैं या द्वारा दिए जाता है। इस तरह के जो परीक्षण में परीक्षार्थी जो मतलब स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट को वस्तु का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना होता। इस परीक्षण में क्या होता है कि जो छात्र होता है, स्टूडेंट होता है, उसको वस्तु का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं करना होता। ओके, तो ये हैं बुद्धि के मापन या बुद्धि का हम परीक्षण इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बुद्धि लब्धि, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपका। ठीक है, अब इसमें आता है कि जो बुद्धि लब्धि है, बुद्धि लब्धि या बुद्धि मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने और साइमन ने किया था 1905 में। क्वेश्चन आ सकता है बुद्धि मापने के लिए जो सबसे पहला बुद्धि परीक्षण था वो किसने किया था, तो बिने और साइमन ने किया था 1905 ईस्वी में। उसके बाद इसमें आगे आता है कि बुद्धि लब्धि मानसिक आयु वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है, ये रहा, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का एक ऐसा अनुपात है जिसको 100 से गुना करने पर, ये रहा, 100 से गुना करने पर प्राप्त किया जाता है, ये रहा, प्राप्त किया जाता है। यह बुद्धि मापन के लिए है। तो ये बुद्धि मापन का क्या है, सूत्र है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको डायरेक्ट सूत्र दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि ये सूत्र किसने दिया, तो बिने साइमन ने दिया। दूसरा, आपको सही तरीके का भी सूत्र देंगे, गलत भी देंगे, तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा करेक्ट है बुद्धि परीक्षण का। तो आपको याद रखना है मानसिक अपोन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100, ये ही इसका करेक्ट सूत्र होता है या करेक्ट फॉर्मूला इसका होता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार देखने को एग्ज़ाम में मिले हैं। ठीक है, आगे इसमें आता है, इसका एक एग्जाम्पल है कि इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे बालक की मानसिक आयु कितनी है, 20 है, और वास्तविक आयु कितनी है, 16 है, तो बुद्धि लब्धि कितनी होगी। आपको फॉर्मूला अगर पता होगा तो बुद्धि लब्धि IQ इज इक्वल टू मानसिक आयु जो MA और वास्तविक आयु CA मल्टीप्लाई 100। तो मानसिक आयु की जगह हमने 20 रख दिया क्योंकि 20 दिया हुआ है, वास्तविक आयु की जगह हमने 16 रख दिया, मल्टीप्लाई 100 से कर दिया। इसको तब हमने सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 120। तो सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 से अगर काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0 की 0, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आपका क्या हुआ, 4 से इसको काट दो, 4 पंजे 20, तो ये कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 25, और 25 पंजे कितने होते हैं, 125। दिस इज ए करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 125। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है, लिख लेना इसके आगे भी। और ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन में क्या दे देंगे, आपको घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जैसे लाइक आपको मानसिक आयु दे देंगे 20, तो आपने लिख दी मानसिक आयु 20। ठीक है, आपको यहाँ पे बुद्धि लब्धि दे देंगे, जैसे यहाँ दे दी 25, तो हमें यहाँ क्या रखना है, 25 रखना है। और इसकी मानसिक आयु पूछ लेंगे तो इसकी जगह हमें क्या रखना है, x रखना है। देन उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है आपको, बुद्धि लब्धि पूछ रहे हैं, मानसिक आयु पूछ रहे हैं या वास्तविक आयु पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, जो चीज़ पूछ रहे हैं उसको x मान लो, बाकी सबकी जो डिजिट है उसकी एज इट इज रख के उसको सॉल्व कर दो। ठीक है, उसके बाद आगे आता है, ये भी जो चार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका, बार बार मेरे को यही बोलना पड़ रहा है, इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो बुद्धि लब्धि का वितरण, इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है आपका। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन आ जाएगा आपका
कि प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनकी आईक्यू लेवल या बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो कितनी होती है 130 से अधिक होती है। क्वेश्चन में आपके बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर बताना होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 130 से अधिक होती है। प्रखर बुद्धि वालों की कितनी होती है, आपकी प्रखर बुद्धि वालों की कितनी होती है, ये होती है 121 से 130। नेक्स्ट आता है आपका तीव्र व्यक्तियों की कितनी होती है, तो इनकी होती है 111 से 120 के बीच में। देन उसके बाद आता है सामान्य जो बुद्धि वाले बालक होते हैं इनकी कितनी होती है 91 से 100 के बीच में, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद आता है आपका मंद बुद्धि वालों की कितनी होती है 81 से 90। अल्प बुद्धि वालों की कितनी होती है 71 से 80। और लास्ट आता है आपका जड़ बुद्धि वाले व्यक्तियों की कितनी होती है, बच्चों की छात्रों की कितनी होती है आईक्यू लेवल, तो इनका होता है 71 से कम। ठीक है, या तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों में से, या ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर ये मीन्स कम वाला पूछा जाता है। इस तरीके के तीन ही पूछे जाते हैं, ये एवरेज वाले तो मंद और ती वाले तो कम ही पूछे जाते हैं। सामान्य वाला ज़्यादा पूछा जाता है, प्रतिभाशाली और जड़ बुद्धि अल्प जिसको बोल सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ इनका परसेंट है, ये भी आप परसेंट में क्वेश्चन आते नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि प्रतिभाशालों की कितना प्रतिशत होता है 2%, प्रखर का 16, तीव्र का 16, सामान्य का 50, मंद का 16, अल्प का 7% और जड़ बुद्धि का 2% होता है। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको बुद्धि लब्धि का वितरण। या सही से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आपका आता ही है एग्ज़ाम में। ओके, और ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेना, और आप इसका जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही लेना, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ साइमन वाले में से आ जाएगा आपका, और यहाँ पे इसमें से आ जाएगा आपका। ओके, आगे हम करते हैं इसको कंटिन्यू। नेक्स्ट आता है बुद्धि के प्रकार, की बुद्धि के जो टाइप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो बुद्धि का जो वर्गीकरण है वो विद्वानों ने, जो बहुत सारे हमारे जो विद्वान थे उन्होंने इस तरह से किया था कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, गैरिट के अनुसार कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, क्या आता है इसके अंदर, तो ये आपका आज कराएंगे हम। ठीक है, तो इसके अंदर आता है आपका फर्स्ट है आपका थॉर्नडाइक के अनुसार। ये जो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, तो थॉर्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि है वो आपकी निम्न प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो निम्न प्रकार कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट आता है अमूर्त, सेकंड आता है सामाजिक, थर्ड आता है आपका यांत्रिक बुद्धि। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जो अमूर्त बुद्धि होती है वो क्या होती है। तो अमूर्त जो बुद्धि होती है वो ज्ञानों अर्जन के लिए प्रयोग की जाती है, ज्ञानों मतलब ज्ञान को अर्जन करने के लिए। ठीक है, कि जो आपकी अमूर्त बुद्धि है वो ज्ञानोपार्जन के लिए प्रयोग की जाती है, और शब्द समस्या का समाधान प्रतीक के रूप में अमूर्त रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है इसका, शब्द के रूप में, समस्या समाधान के रूप में, ठीक है, और प्रतीक इनके रूप में क्या किया जाता है, अमूर्त बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो क्लियर हुआ आपको अमूर्त बुद्धि। सेकंड आता है आपका सामाजिक बुद्धि। ओके, तो सामाजिक बुद्धि क्या होती है, इस बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समाज में समायोजन करता है। क्या करता है, व्यक्ति
समाज में समायोजन करता है, ठीक है, सामाजिक बुद्धि के द्वारा। और वह विभिन्न व्यवसायों में सफलता भी प्राप्त करता है। किसमें सफलता प्राप्त करता है? व्यवसायों में सफलता प्राप्त। विभिन्न जो व्यवसाय होते हैं उनमें भी क्या करता है? उनमें सफलता प्राप्त करता है। तो क्लियर हुआ सामाजिक बुद्धि कि सामाजिक बुद्धि व्यक्ति समाज में समायोजन करने के लिए प्रयोग की जाती है और व्यवसाय में सफलता प्राप्त कराती है। तो ये होती है आपकी सामाजिक बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि क्लियर हुए। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी हेडिंग से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका यांत्रिक बुद्धि। यांत्रिक बुद्धि में आपका आता है कि इस बुद्धि की सहायता से व्यक्ति के यंत्र और भौतिक वस्तु का परिचालन करता है। कि जो व्यक्ति है वो यंत्रों और भौतिक वस्तु का परिचालन करता है, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अधिकतर कौन होते हैं? इंजीनियर, मैकेनिक, तकनीशियन, ये वो आते हैं आपके यांत्रिक बुद्धि के अंतर्गत। किसमें कैसे व्यक्ति आते हैं? इंजीनियर, कौन से आते हैं? इंजीनियर आते हैं इसमें मैकेनिक आते हैं आपके, और कौन आते हैं इसमें? तकनीशियन आते हैं इसमें। तो ऐसे व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। क्लियर हुआ आपको ये? तो अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमारी थी थार्नडाइक के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि जो थार्नडाइक थे उनके अनुसार थे ये बुद्धि कि 3 तरह की बुद्धि होती है। नेक्स्ट आता है हमारा गैरिट के अनुसार। किसके अनुसार आता है? गैरिट के अनुसार। तो फर्स्ट नंबर पे आती है हमारी मूर्त बुद्धि, सेकंड आती है अमूर्त बुद्धि और थर्ड आती है आपकी सामाजिक बुद्धि। तो ये किसके अनुसार है? गैरिट के अनुसार है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के बारे में बताएंगे कि मूर्त बुद्धि क्या होती है। अब ये जो आपकी मूर्त बुद्धि होती है, गैरिट बोलते हैं कि इस बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं मूर्त बुद्धि को, ओके। और इसका जो संबंध होता है वो यंत्र और मशीन से होता है। यंत्र और मशीन से क्या होता है? इसका संबंध होता है, ठीक है। और जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वह यंत्र और मशीन के कार्य में इंटरेस्ट रखता है, रुचि, ठीक है। कि जिस व्यक्ति में यंत्र और मशीन, जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होगी वो इंसान या वो व्यक्ति या वो छात्र क्या करेगा? यंत्र और मशीन में क्या रखेगा? रुचि रखेगा, ओके। आगे इसमें आता है कि इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे क्या होते हैं? कारीगर होते हैं, मैकेनिक होते हैं। वेट किसके अनुसार? गैट के अनुसार चल रही है। इंजीनियर होते हैं, क्या होते हैं आपके? इंजीनियर। तो इस तरीके के व्यक्ति इंजीनियर होते हैं, कारीगर होते हैं और मैकेनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अमूर्त बुद्धि। तो इस बुद्धि का जो संबंध होता है वो पुस्तकीय ज्ञान से होता है। किससे होता है? पुस्तकीय ज्ञान से होता है।
और जिस व्यक्ति में ये बुद्धि होती है वह ज्ञान का अर्जन करने में रुचि लेता है। जिस व्यक्ति में ये वाली बुद्धि होगी वो किस चीज़ में रुचि लेगा? वो लेगा आपका ज्ञान को अर्जन करने में। ज्ञान का अर्जन करने में क्या करेगा? वो इंटरेस्ट लेगा, वो रुचि लेगा। यही चीज़ किसने कही थी? थार्नडाइक ने भी यही बात बोली थी। इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं? वो अच्छे होते हैं, वकील होते हैं, इसके अंदर डॉक्टर आते हैं, ठीक है, और इसमें चित्रकार आते हैं, दार्शनिक आते हैं इसमें। तो ये सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सामाजिक बुद्धि। किसके अनुसार? गैरेट के अनुसार ही चल रहा है ये आपका, कि इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यों से होता है। किससे होता है? व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य, ठीक है, कि इस बुद्धि का संबंध व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य से होता है। जिस व्यक्ति में यह बुद्धि होती है वो कैसा व्यक्ति होता है? वो होता है मिलनसार। जिस व्यक्ति में ये वाली बुद्धि होगी, सामाजिक बुद्धि होगी, वो व्यक्ति कैसा होगा? मिलनसार होगा, सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाला होगा और मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण होगा। क्या होगा? मानव संबंध के ज्ञान से परिपूर्ण भी होगा, मिलनसार होगा, सामाजिक कार्यों में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा, वो रुचि लेगा, ठीक है। आगे इसी में आता है आपका कि इस बुद्धि के व्यक्ति अच्छे क्या होते हैं? मंत्री होते हैं, व्यवसायी होते हैं, नेक्स्ट आता है कूटनीतिज्ञ होते हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है, कि जो सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं? मंत्री होगा, व्यवसायी होगा, कूटनीतिज्ञ होगा या फिर सामाजिक कार्यकर्ता होगा। तो क्लियर हुआ आपको? तो ये क्या हैं आपके बुद्धि के टाइप्स हैं आपके थार्नडाइक के अनुसार 1, 2, 3 अमूर्त, सामाजिक, यांत्रिक। नेक्स्ट आता है आपका गैरेट के अनुसार। तो गैरेट के अनुसार भी यही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। दोनों ने किस तरीके से बताया कि इसने थोड़ी सी चीज़ें अलग बताई है, वरना एज इट इव सेम ही है। तो एक तरह से कह सकते हो आप बुद्धि के जो प्रकार में वो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि आती है आपकी। ओके, तो ये था आपके बुद्धि के बारे में। यहाँ आपकी क्लास जो है वो ओवर होती है, क्योंकि मैंने जो बुद्धि के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, हेडिंग थी, उन सबको मैंने क्लियर कर दिया। इसमें हमने बुद्धि का मापन पढ़ा, उसका अर्थ, परिभाषा, प्रकार, परीक्षण जो हैं इसके वो पढ़े हैं हमने, प्रकार, इनकी प्रवृत्ति, इन सभी के बारे में क्लियर किया है। तो ये सारा का सारा क्या है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो मैं ऑरली भी बोलती हूँ, इसको नोट कर लिया करो, क्योंकि सारी चीज़ें इसके अंदर मैं नहीं लिख सकती। लिख दो तो आप क्या है कॉपी मार लोगे। मीन्स कोई भी चीज़ है मैंने लिख दी, उसको मैं पढ़ के सुना दूँगी, तो उस चीज़ में वो मज़ा नहीं है, उस चीज़ में वो इतने इजीली दिमाग में नहीं आता जितना हम ऑरली बोल के किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके यही हैं, ये बुद्धि के प्रकार हैं, ये आपकी बुद्धि लब्धि का वितरण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी आपका। और ये तो है ही है आपका क्वेश्चन जो है इस तरीके का। उसमें मैंने यहाँ ये पढ़ाया था आपको बुद्धि लब्धि, इसमें बिने साइमन जो है इम्पोर्टेंट हैं, इनका जो फॉर्मूला आता है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है इसमें। बुद्धि का जो मापन है, इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, थोड़े ज़्यादा नहीं होते, बट थोड़ा नॉलेज में आपका ये रहना चाहिए, ठीक है। और ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आप लर्न ही कर लेना, याद कर लेना ये सारा का सारा, ठीक है। ये जो आज की क्लास है ये आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी।
और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग इनके बारे में पढ़ाएंगे आपको, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। तो थैंक यू।